राम राम जी। कैसे हैं आप सब? सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए कि आप कैसे? तो मैं भी अच्छा हूँ। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी के बारे में तो बेसिकली हम कहें तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, टैक्स के प्रोविजंस कैसे लाए गए, कैसे टैक्स को लेवी किया गया। भाई कोई भी गवर्नमेंट के पास इस तरह की पावर नहीं है कि वो मन चाहे तरीके से टैक्स को चार्ज कर सके। तो हमने ये समझा कि अगर कोई टैक्स को चार्ज कर सकता है तो वो किस तरह से चार्ज कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ला सकती है वो किस तरह से टैक्स ला सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है तो किस तरह से लगा सकती है। मतलब क्या उनके पास कोई आधिकारिक अधिकार है या वो अपने मन से टैक्स लगा सकते हैं। मान लीजिए मोदी सरकार का मन कर रहा है कोई भी टैक्स लगाने का, तो क्या हम कोई भी टैक्स लगा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली अपने संविधान के बारे में पढ़ा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन जिन बातों के तहत हमारे देश के नागरिकों के हितों की बात की गई। मतलब ये कि भाई कोई भी गवर्नमेंट अगर बना भी लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट चाहे अपने मन मर्जी तरीके से टैक्स लगाने के लिए उनको हमारे देश की सांसद से, स्टेट गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है तो स्टेट असेंबली लाइक विधानसभा से, वहाँ से आपको एक कानून लेके आना पड़ेगा। और जब आपके पास कानून आएगा तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करती हैं। इट मीन्स कि लॉ को एग्जीक्यूट करवाती हैं। लॉ को लगाना और लोगों को लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम ये हमारे देश की संसद और विधानसभाओं का होता है। ठीक है। वहाँ से पहले कानून बनता है। कानून किस तरह से बनता है, क्या क्या प्रोसेस था, वो मैंने सारी बात बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई जब देश के कानून की बात चल रही थी कि मतलब राज्य के पास यानी स्टेट के पास किस टाइप का कानून होना चाहिए और सेंट्रल के पास किस तरह का कानून यानी लॉ होना चाहिए। सीधी सी बात थी। हमने अलग अलग लॉ के बारे में पढ़ा था, ट्रैफिक रूल्स के, ट्रैफिक लॉ के बारे में मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा, याद आ रहा है तो आप लास्ट क्लास को फॉलो कर सकते हैं, एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 246 होता है। आर्टिकल 246 में क्या लिखा गया था। आर्टिकल 246 में बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में ये लिस्ट कुछ शेड्यूल 7 के अंदर, उसके अंदर कुछ लिस्ट जो हमारी लिस्ट है उनको बताया गया था। कि उसके अंदर ये बताया गया था कि एक हमारे पास शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट होती है, एक हमारे पास स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो बेटा मैंने तीनों लिस्ट के बारे में लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया था। फिर मैंने वहाँ ये भी बताया था कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है, कि यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके पास पावर होती है यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं या जितने भी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए, उनसे रिलेटेड कानून बनाने की जो पावर होती है वो सेंट्रल के पास होती है। फिर मैंने बेटा स्टेट लिस्ट की बात की थी। स्टेट लिस्ट के अंदर फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई स्टेट से रिलेटेड जो जो कानून, स्टेट जो जो कानून बना सकते हैं वो स्टेट लिस्ट में डिफाइन किया गया था। और कुछ कानून मैंने बताया था बेटा वहाँ पर क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। लाइक एजुकेशन का मैंने वहाँ एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होने की वजह से, कि लॉ में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए एक कंकरेंट लिस्ट भी डिफाइन की गई। और बेटा मैंने ये बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें टैक्स से रिलेटेड मैटर को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो जो टैक्स लगेंगे उनसे रिलेटेड मैटर्स को डाला गया था, पर कंकरेंट लिस्ट में टैक्स के रिलेटेड मैटर्स को नहीं डाला गया था। यहाँ तक शायद आपको सारी बात क्लियर हो रही हो। इसके बाद बेटा मैंने एक बात ये और बताई थी कि एक एंट्री नंबर 97 और है, उसमें ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए कोई भी टैक्स का ऐसा मैटर है या कोई भी ऐसा मैटर है जो हमारे यूनियन लिस्ट में, जो हमारे स्टेट लिस्ट में और जो हमारे कंकरेंट लिस्ट में कहीं मेंशन नहीं, तो एंट्री नंबर 97 में बताया गया था कि अगर कोई भी मैटर ऐसा है जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस मैटर्स को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे और उस मैटर्स की पावर जो होगी वो यूनियन के पास होगी। मतलब उससे रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे वो यूनियन बना। उसके बेटा मैंने एग्जांपल भी लिए थे, जैसे सीएसटी एक्ट के बारे में मैंने बताया था। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने यही सब समझा था, और प्लीज़ लास्ट क्लास को जरूर समझिएगा तभी क्लास को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम है बेटा जीएसटी। जी सर, शुक्र है आप जीएसटी पे आए तो सही। हमें तो लगा कि हम जीएसटी नहीं कुछ और पढ़ने बैठे। नहीं बेटा, हम जीएसटी ही पढ़ रहे हैं।
और क्या करें आज मैं आपको कैसे समझाऊं। कुछ चीज़ें समझने के लिए हमें थोड़ा सा बाकी बेसिक चीज़ों को भी समझना पड़ता है, लॉ की फ्रेमिंग को समझना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी भी एक प्रकार का लॉ है बेटा। देखिए मेरा मेन मोटिव ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट किया जाए, आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाए जो आपको जल्दी से कहीं और ना पता चले, तभी तो मेरी क्लासेस लेने का आपको फ़ायदा मिलेगा बेटा। अगर मैं भी वही सब बातें बताऊंगा जो जर्नलिस्ट सब लोग बताते हैं, तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जी सर, अभी तक तो कुछ ऐसा लगा कि आपने नया बताया। अब मैंने बहुत मेहनत की, आप विश्वास तो करिए। अच्छा सर, मान लेते हैं आप सही। सर अब ये आर्टिकल 246A जो हमारी डिस्प्ले पे दिख रहा है सर, ये क्या मुसीबत है। ये क्या 246 का भाई है क्या सर। ए माने बड़ा होता है क्या सर, ये बड़ा भाई है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ा भाई है छोटा भाई है। आपको एक चीज़ आर्टिकल 246A के लिए समझने के लिए आपको एक चीज़ नीचे समझनी पड़ेगी कि हुआ क्या। थोड़ा सा लॉ के उन मैटर्स को समझना पड़ेगा कि उन मैटर्स में क्या हुआ था, जिस वजह से आज ये आपको आर्टिकल 246A पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा सर, बताइए सर क्या हुआ था। देखिए बेटा, हुआ ये था, जब जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही। हाँ सर, जिसको मोदी जी हमारे बहुत प्यार से बोलते हैं बेटा, गुड्स एंड सिंपल टैक्स, वो तो आप समझ ही जाएंगे कि कितना सिंपल है और कितना मुश्किल है। जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही थी, तो एक इसके साथ एक स्लोगन भी बोला जा रहा था बेटा, वन नेशन वन टैक्स। अब वन नेशन वन टैक्स का जब स्लोगन चल रहा था, तो उस स्लोगन में ये बात भी हो रही थी कि भाई हम पूरे देश के अंदर एक ही तरह का टैक्स बनाने वाले, यानी जो स्टेट टैक्स लगाती है, यानी याद करिए बेटा, शेड्यूल 246 आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 की वो एंट्रीज को याद करिए, जहाँ पर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट अलग अलग मैटर पे टैक्स बनाती थी, यानी मल्टीपल टैक्स होते थे। और यहाँ स्लोगन से ही पता चल रहा होगा कि एक टैक्स बनाने के प्रयास किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो सब टैक्स को खत्म किया जाएगा। यानी जो सेंट्रल अब टैक्स लेती थी, वो टैक्स सेंट्रल को अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। स्टेट जिस टाइप के टैक्स लेती थी, स्टेट को अब वो टैक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर क्या सारे टैक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बेटा देखिए, ये हम आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सारे ही टैक्स सेक्रीफाइस किए गए या उसकी जगह कुछ टैक्स छोड़ दिए गए। पर अभी आप ये मान के चलिए कि हाँ, सब टैक्स सेक्रीफाइस हो गए, कंसेप्ट को क्लियर समझने के लिए। अच्छा सर, सर मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए ना सर। बेटा सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि यूनियन लिस्ट के अंदर आपका जो था एक्साइज ड्यूटी थी, आपका जो था कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स था, ये आपके यूनियन लिस्ट के अंदर थे बेटा। तो यूनियन लिस्ट के ये जो मैटर्स थे, और कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में बेटा आपका जो था, स्टेट लिस्ट में मेन टैक्स जो था वो ट्रेड टैक्स था। तो ट्रेडिंग के ऊपर टैक्स लगता था, ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर जो टैक्स लगता था वो स्टेट के ऊपर था। ये सब टैक्स को ये सब जो टैक्स थे बेटा, इन सब टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स बनाने का प्रयास किया गया। इसका मतलब आप ये समझिए, इन्होंने अपने अपनी जेब से, अपने अपने दामन से निकाल करके अपने अपने प्रिय टैक्स को त्याग करके जीएसटी की झोली में डाल दिया बेटा। किसकी झोली में डाल दिया। हाँ सर, जीएसटी की डाल दिया। सर इनका इतना बड़ा दिल हो गया सेंट्रल का और स्टेट का, कि उन्होंने अपनी अपनी झोली से सर टैक्स को छोड़ दिया और उन्होंने ये बोला कि अब हम ये टैक्स नहीं। तो सर अगर इन्होंने त्याग किया, तो इसका मतलब ये है सर, जब जीएसटी जो कि एक तरह का टैक्स है, जब सर ये चार्ज किया जाएगा, तो ये दोनों ही लोग सबसे पहले सर लाइन में खड़े भी तो मिलेंगे कि लाइए लाइए, हमने जीएसटी के लिए त्याग किया है, तो लाइए लाइए हमको जीएसटी दीजिए, लाइए लाइए हमको जीएसटी दीजिए। सर सेंट्रल वाले अलग कहेंगे, स्टेट वाले अलग कहेंगे। सर यहाँ तो देखने में ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल वाले बेचारे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सेंट्रल वालों ने ऐसा सिस्टम नहीं बना कि सेंट्रल वालों ने ज़्यादा त्याग किया। आपको इतना डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, सेंट्रल वाले और स्टेट वाले बेटा दोनों लाइन में लगे हैं। बेटा कहाँ लाइन में लगे हैं सर, ये भंडारे की लाइन में लगे हैं। नहीं नहीं बेटा, भंडारे की लाइन में नहीं लगे, ये लाइन में लगे हैं कि कब जीएसटी लगे और जीएसटी जैसे लग के निकले तुरंत वो जीएसटी हम हड़प लें। क्या सर इनमें से किसी एक को हड़पने को मिलेगा या दोनों ही इसको हड़प सकते हैं।
बेटा जब ये बात आएगी कि कौन किसके पास कितनी पावर होती है, तो ध्यान रखिए कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को कोई भी काम करना है बेटा तो वो किसके पास जाएंगे, किसके पास जाती है सर? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है बेटा, तुम्हें याद भी नहीं आएगा क्योंकि तुम नालायक हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं याद आएगा। याद करो, हमारे देश का सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन। ओहो सर मैं बता सकता हूँ कि किसके पास सारा टैक्स जाएगा। आज तो सारे बच्चे समझ रहे कि सर हम बताएंगे, तो बेटा मैं क्लास छोड़ के चला जाऊँ, पढ़ लीजिए, मुझे लग रहा है कि अब आप समझदार होगे। नहीं नहीं सर, आप ही ने पढ़ाया, उसी के कंसेप्ट को हम लगा के समझ रहे हैं। हाँ बेटा बताइए। सर इसमें लगेगी एंट्री 97, और एंट्री 97 जैसे लगेगी, ये जो सेंट्रल वाले हैं सर इन्होंने चालाकी करी और स्टेट के लात मार के ये सेंट्रल वाले भगा देंगे स्टेट वालों को, और बोलेंगे कि सारे जीएसटी पे हमारा क्या, क्योंकि आप ही ने तो बताया था सर कि 97 एंट्रीज में एक सीधी सी बात ये की गई कि 97 एंट्रीज में जो लॉ या जो लॉ ऐसा लॉ जो कहीं भी नहीं लिखा गया है उसका जो कानून है, उसकी जो पावर है वो सेंट्रल के पास चली जाएगी। और सर इतना तो हम समझ ही गए कि जीएसटी इससे पहले कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया था, तो इसलिए अब इसकी जो पावर है वो सेंट्रल के हाथ में चली गई। और सर हम जो देख पा रहे हैं यहाँ कोने में कोई रो रहा है, कौन रो रहा है बेटा? यहाँ पर बेटा ये देखिए आंसू गिर रहे हैं, यहाँ आंसू ये स्टेट वालों के गिर रहे हैं कि देखिए कि हमारा को कुछ नहीं दिया, हमको भगा दिया। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि देखिए कि जो स्टेट वाले हैं, अगर एक बेसिक से लॉ की बात बताएं, आप जो बोल रहे हैं बेटा वो गलत नहीं है, वो सही है। अगर एक जनरल टर्म्स में बात करते, अगर 246A की बात ना करते तो आप यहाँ सही हो। पर बेटा जब ये सब बातें चल रही थी तो आप खुद सोचो, क्या हंगामा मच जाता कि नहीं मच जाता कि स्टेट वाले कहते कि हाय राम, इन्होंने दूसरे तरीके से हमारे जो ट्रेडिंग का टैक्स मिल रहा था उस पर भी सेंट्रल वालों ने कब्जा कर लिया। सा हल्ला मचता कि नहीं मचता? हाँ जाता, बात तो सही है। तो सर अब क्या होगा इसके लिए? अब कुछ नहीं होगा, अब इसमें सिंपल सा ये होगा कि ऐसा ना हो, स्टेट ने भी त्याग दिया, सेंट्रल ने भी त्याग दिया, तो कानूनी रूप से दोनों लोगों के पास पावर आए और दोनों लोग इस पे साइमल्टेनियसली टैक्स लगा सकें। इसके लिए क्या किया गया बेटा? एक नए आर्टिकल का निर्माण किया गया। आर्टिकल का निर्माण किया गया मतलब, हाँ बेटा अब एक नया आर्टिकल, ये आर्टिकल बेटा 246 के भाई की तरह लगा, और इस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 240। ओहो सर, अब हम बस समझ सकते हैं कि सर आर्टिकल 246A में क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा आर्टिकल? सर आर्टिकल 246A में जो बेचारे स्टेट वाले हैं उनके बारे में भी बात की गई होगी, और उसमें ये लिखा होगा कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो टैक्स लगेगा, जीएसटी जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी स्टेट और सेंट्रल दोनों पे ही लगेगा। कुल मिला के मतलब जीएसटी जो है वो ऐसा नहीं है कि स्टेट स्टेट पे लगेगा। जीएसटी जो मतलब जीएसटी जो पावर है, जीएसटी को लगाने की जो पावर है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास। हाँ बेटा बात आपकी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 246A में कुछ ऐसी ही बात को बताया गया है। हाँ सर अब हम समझ गए कि आर्टिकल जो 246A लाया गया उसका मतलब ये था ताकि जो स्टेट वाले बेचारे सफ़र कर रहे थे वो स्टेट वाले अब सफ़र ना करें। यानी एक ऐसा टैक्स जो कि पहले नहीं था, उस पर सिर्फ सेंट्रल की पावर ना रहे, उसके पास स्टेट की भी पावर रहे, तो स्टेट और सेंट्रल मिल करके उस टैक्स को लगाएं, क्योंकि दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया। जी बेटा, तो जब स्टेट जो है जीएसटी लेगा, तो स्टेट जब जीएसटी लेगा तो स्टेट का जो एस आ जाएगा और जीएसटी बेटा यूं ही लिख दिया जाएगा। तो यानी जब स्टेट अपने हिस्से का टैक्स लेगा तो उसको बेटा एस जीएसटी बोला जाएगा, और जब सेंट्रल अपने हिस्से का टैक्स लेगा तो बेटा सी आगे आ जाएगा, और सेंट्रल अपने हिस्से का जीएसटी लेगा तो उसको जीएसटी बोला जाएगा, सेंट्रल जीएसटी। यानी जीएसटी हमेशा क्या होगा बेटा? जीएसटी को बनाते समय ये देखा गया कि अगर मान लीजिए कोई एक्स प्रोडक्ट है उस पर 12% जीएसटी लग रहा है, तो 12% जीएसटी में बेटा आधा जीएसटी स्टेट रखेगी और आधा जीएसटी सेंट्रल रखेगी, यानी 6% उस पर एसजीएसटी लगेगा और 6%। सर ये क्या बता दिया आपने? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात कि जब भी जीएसटी जो था, जीएसटी को लाने के लिए बेटा 246A के अंदर
एक आर्टिकल 246A बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 246A आया। उसके अंदर ये बताया गया कि जीएसटी के अंदर साइमल्टेनियसली, जो कि अभी तक कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं थी जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट मिल करके टैक्स लगाए, वो लिस्ट मतलब ऐसे टैक्स सिस्टम नहीं था, तो जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल मिलकर टैक्स लगाए, इसलिए एक आर्टिकल एंट्री नंबर 2 आर्टिकल 246A की एंट्री। सर आप गलत पढ़ा रहे हो। पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, आपने बोला कि अभी तक ऐसा कहीं पॉइंट नहीं था जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट मिल करके काम। तो सर एक बात बताओ, वहाँ पर एक आपने मुझे ये भी तो बताया था कि वहाँ सर एक कंकरेंट लिस्ट भी है। हाँ बेटा, तो सर हमने पकड़ लिया ना, क्यों इतना ताम झाम करने की जरूरत पड़ी? सीधा कंकरेंट लिस्ट के अंदर सर को डाल देते ना, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जीएसटी को डाल देते, और वहाँ पर क्या करते, कंकरेंट लिस्ट के अंदर जब जीएसटी को डालते तो सर वहाँ पर प्रॉब्लम ये खत्म हो जाती, वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट अपना दोनों काम चला लेते। ये नया इतना बड़ा झाम करने की भी नहीं थी, फिर राय ले ली होती। बेटा बात आपकी बिल्कुल, पर अगर जब शेड्यूल 7 को आप देखोगे कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वहाँ पर ये देखोगे कि वहाँ पर आज तक कभी भी टैक्सेशन मैटर को छुआ नहीं, वहाँ पर नॉन टैक्सेशन मैटर्स को ही डील किया। तो जो ट्रेडिशनली चला आ रहा था, पहली चीज़ तो ये मानी गई कि उसको वैसे ही चला आने दें। दूसरा, जीएसटी में और भी बहुत सी चीज़ें लानी थी, तो उनको ये लगा कि क्यों ना एक सेपरेट एंट्री ला करके, ताकि सब देश में सभी नेताओं को संतुष्टि हो कि हाँ एक नई एंट्री आई है और उस नया आर्टिकल आया है, नए आर्टिकल को ला करके उसमें सभी से रिलेटेड कानून बनाए जाएं, और फिर वहाँ पर एक जो है सबकी, कह सकते हैं सबका, सबकी राय बनी रहे, और एक नया आर्टिकल दे करके शायद सब लोग खुश रहें। बेटा उसके ऊपर मतलब कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो, बट जो मेन लॉजिक ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कंकरेंट लिस्ट में टैक्सेशन मैटर को पहले भी डील नहीं किया जाता था, इस वजह से उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर एक सेपरेट आर्टिकल 246A का वो डाला गया। ए सर, बात समझ में आई? सर अब मुझे एक चीज़, आपने हमने सिखाया कि कोई भी टैक्स कानून के बगैर नहीं लगता। सर अभी तो आर्टिकल 246A में जीएसटी जैसे कानून को लगाने की पावर आई, उसमें ये बोला गया कि 246 के अंदर कि भैया सेंट्रल और स्टेट, तुम चाहो तो टैक्स लगा सकते। और टैक्स लगाने के लिए सर उन्होंने कोई एक्टिविटी, जैसे वहाँ सेल होता था, सेल परचेज होता था, सर्विस होता था, एक्साइज होता था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, तो सर यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्टिविटी बताई गई होगी जिस पे जीएसटी लगेगा। हाँ बेटा, एक्टिविटी बताई गई, जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। अभी सर सप्लाई क्या होता है? सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग था तो मैन्युफैक्चरिंग लगा देते, ट्रेडिंग जीएसटी लगा देते। सप्लाई सर नया वर्ड कहाँ से आ गया? बेटा एक्चुअली में इसको ये समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग ये सब खत्म करना था ना, तो ये सब खत्म करने के लिए एक नया वर्ड इन्होंने लिया, सप्लाई। सप्लाई को इन्होंने डिफाइन किया गया, इससे पहले सप्लाई को कहीं डिफाइन किया नहीं गया था, सप्लाई को डिफाइन किया गया बेटा। और सप्लाई को डिफाइन करते समय इसमें बताया गया कि जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई पे लगेगा। अब वो सप्लाई बेटा गुड्स की भी हो सकती है और सप्लाई वो सर्विस की। तो सर सप्लाई को बताइए ना। नहीं बेटा अभी नहीं सप्लाई को समझेंगे, सप्लाई पे अच्छी खासी क्लास लग जाएगी, और अच्छा खासा क्वेश्चन कभी कभी सप्लाई पे बन के आ जाता है। ठीक है, तो सप्लाई के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई को जो डिफाइन किया गया बेटा वो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है, और बहुत तसल्ली से इस सेक्शन को पढ़ेंगे हम। अभी हमको जो पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है कि हाँ सप्लाई पे क्या लगेगा, जीएसटी। आपने, आपका क्वेश्चन ये था कि सर कोई भी टैक्स लगेगा उसके लिए लॉ बनेगा, तो सर क्या इसके लिए जीएसटी लॉ बनेगा? हाँ बेटा, पर जीएसटी लॉ बनेगा, तो जीएसटी लॉ तो बनेगा, पर आपको पता है जीएसटी लॉ बन जाएगा, पर जीएसटी लॉ स्टेट के लिए अलग बनेगा और सेंट्रल के लिए अलग बनेगा। यानी सेंट्रल अलग से अपना सेंट्रल लॉ बनाएंगी, सेंट्रल जीएसटी लॉ बनाएंगी, और स्टेट अपना स्टेट जीएसटी लॉ बनाएंगी। सर ए सर ये तो नई आफत हो गई। क्या बेटा क्या आफत हो गई? सर फिर तो सांस फूल रही बताते हुए, क्या बेटा क्या हो गया? सर ये बताइए, हमारे देश में इतनी स्टेट है, तो सर हर एक स्टेट अलग अलग जीएसटी
अलग अलग कानून पास होगा, अलग अलग तो नहीं होगा, पर हाँ ये होगा कि हर स्टेट में जीएसटी कानून तो है, जैसे यूपी का यूपी, हरियाणा। सर का मतलब ये करने के बाद जब हम जीएसटी की कंसल्टेंसी करेंगे तो हमको हर स्टेट का जीएसटी याद करना पड़ेगा। ये बेटा ये आगे आप कहाँ चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सेंट्रल और स्टेट में किसी भी प्रकार का विवाद ना आए, सेंट्रल और स्टेट में, क्योंकि बेटा जब ये जीएसटी बना, ये 246A में आर्टिकल 246 आया तो इसमें ये बोला गया कि सेंट्रल और स्टेट तुम दोनों मिलके अब जीएसटी एक ही चीज़ पे लगा सकते हो, सप्लाई पे, और तुम दोनों एक साथ जीएसटी लगाओगे। तो बेटा जब एक साथ जीएसटी लगाओगे तो तुम्हारा कानून भी तो एक जैसा होना चाहिए ना। तो इसलिए बेटा सेंट्रल और स्टेट का कानून हमेशा से एक ही रहता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली एक जैसे ही होते हैं। तो इसलिए अब आपको यहाँ मैं ये चीज़ बता भी दूँ कि हम अपनी क्लास में कोई भी स्टेट जीएसटी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल जीएसटी पढ़ेंगे। हम सीजीएसटी के सेक्शन पढ़ेंगे, ये मानते हो, क्योंकि जैसा जैसा सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा वैसा वैसा हर एक स्टेट के एक्ट में लिखा होगा, क्योंकि बेटा सब बिल्कुल सेम है, बस एक्ट का ऊपर नाम अलग है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इस वजह से हम जो पढ़ेंगे अपनी क्लास के अंदर वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस को पढ़ेंगे, उसके सेक्शंस को समझेंगे। ओके सर, समझ गए सर। अब एक चीज़ और बता देते। हाँ बेटा, तो सर आप गुस्सा हो गए ना, मैं बहुत सवाल पूछ रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तो काम ही है कि आपके सवालों का आंसर। सर एक चीज़ ये बताइए, क्या सर आप कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्ट सर इसलिए बनी थी ना ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कभी झगड़ा ना हो। हाँ बेटा ये है, इसीलिए थी। तो सर जीएसटी जब बनाया गया यहाँ पर तो अपने सेंट्रल और स्टेट को दोनों को ही डाल दिया। हाँ सर। सर क्या लगता है ममता दीदी की और मोदी जी की बनेगी? वो तो नहीं दिखता सर बनेगी, तो झगड़ा तो होना ही है, आपका झगड़ा होगा। तो इसके लिए क्या किया बेटा, इसके लिए एक सेक्शन 279 करके जीएसटी काउंसिल को बिठाया गया। जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ बेटा कि जीएसटी काउंसिल में स्टेट के मेंबर्स रहेंगे, प्लस में सेंट्रल्स के मेंबर रहेंगे, उन सब मेंबर्स को साथ में रखा जाएगा। और बेटा आज की क्लास के लिए स्पेशल नोटिंग रखिएगा, आज की क्लास में मैं ज़्यादातर पढ़ाऊँगा नहीं, ज़्यादातर आपको लिख के समझाऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा, तो आज की क्लास में नोटिंग का पार्ट आपका ज़्यादा होगा, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। ओके सर। तो आर्टिकल 279A था बेटा, उसमें लिखा गया कि अगर कोई विवाद ना हो, पहले तो 246A को पढ़ लेते हैं बेटा। आर्टिकल 246A में क्या कहा गया, पावर टू लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज़ बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। बेटा ये अमेंडमेंट कर करके 246A आर्टिकल को लेके आया गया। उसके उसके बाद ये बोला गया, दिस आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी imposed by center or state. Center has the exclusive power to make law with respect to GST in case of interstate supply of goods and or services। सर ये क्या बता दिया बेटा, अभी के लिए बिल्कुल से इग्नोर कर दो, बस पढ़ के छोड़ दो, आने वाले क्लासेस में समझ, अभी आज ही की क्लास में या अगली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 246 आर नॉट विद इंस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246, 254 deals with the supremacy of the law made by the parliament। बेटा आर्टिकल 246A के अंदर ये बात की गई कि आर्टिकल 246A में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब बातें आर्टिकल 246 के अंदर अगर कहीं लिखा है, कुछ भी लॉ लिखा, उन सबको ओवर रूल कर देगा। आर्टिकल 254 को ओवर रूल कर देगा। आर्टिकल 254 आपको याद आ रहा होगा कि जब किसी भी पॉइंट पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर होती है कानून बनाने की, तो वहाँ पर सेंट्रल को बेटा एक सुप्रीमेसी दी जाती है कि अगर कोई भी कानून सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी विवाद आ रहा है तो स्टेट को मजबूरन ही सेंट्रल की बात माननी पड़ेगी। अगर वो नहीं मानेगी तो बेटा वो राष्ट्रपति शासन वाला वो एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा। जी सर याद आ रहा है। 279 में मैंने बता ही दिया बेटा, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया ताकि कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दा, कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। जी सर।
बेसिकली सर अब हमको जीएसटी समझ में आ गया कि जीएसटी को क्यों लाया गया, आर्टिकल 246 को क्यों लाया गया। सर ये सब बातें अब हमको क्लियर हो रही है। सर अब हमको आगे बढ़ाइए बेटा। अब ना आपको जीएसटी के कुछ छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बेटा क्लास के साथ कोशिश करिएगा एक नोटबुक भी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बुक्स के अंदर बहुत नहीं भी लिख रहा हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें नोटिंग करवा रहा हूँ, तो उनको उसी तरह से अपने हिसाब से अपने नोट्स बना लीजिएगा जहाँ जहाँ आपको लगे। क्योंकि हर एक चीज़ में बेटा मैं इतनी बेसिक सी चीज़ों को लेते हुए और हर एक टेक्निकल चीज़ों को आपको बता के चला जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इतनी ईजी वे में कोशिश करूँगा कि आपको बताने की कि आपको कहीं कोई तकलीफ ना आए। ठीक है, ठीक सर। सर आप क्या पढ़ाने वाले बेटा? टॉपिक का नाम तो है की फीचर्स ऑफ जीएसटी, बट की फीचर्स नहीं है, वो बेसिक सी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीएसटी को लेकर के जो कि अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि जीएसटी जब लगाया गया, जैसे एक्साइज लगाया गया, तो एक्साइज को लगाते हुए कोई ना कोई बेटा कोई भी टैक्स जब लगाया जाता है तो उसके लिए एक एक्टिविटी डिसाइड की जाती है कि हम ये टैक्स इस एक्टिविटी पे लगाएंगे। जैसे आप इनकम टैक्स की बात करिए तो उसको बताया गया कि जब आप इनकम अर्न करेंगे तो हम इनकम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, आप बात करिए सर्विस टैक्स की, उन्होंने बोला जब आप सर्विस की एक्टिविटी देंगे तब हम आपका सर्विस टैक्स लगाएंगे। फिर आया बेटा एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी में ये बोला गया था कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर आया बेटा सेल टैक्स या वैट सिस्टम की, तो वहाँ ये बोला गया कि जब आप ट्रेडिंग और गुड्स करेंगे तो आपको वैट देना पड़ेगा। इट मीन्स कि कोई ना कोई टैक्स लगाने के लिए किसी ना किसी प्रकार की एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर जीएसटी भी एक टैक्स है, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है बेटा। तो अब ये बताइए, अब जीएसटी जो है वो भी एक तरह का टैक्स हो गया। अब जब जीएसटी एक तरह का टैक्स हो गया तो क्या इसके लिए भी तो कोई ना कोई एक्टिविटी डिफाइन होनी जरूरी थी ना? हाँ सर, एक्टिविटी तो डिफाइन होनी जरूरी थी। अब बेटा इस केस में दिक्कत ये थी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नाम यूज़ करते, ट्रेडिंग नाम यूज़ करते, तो कहीं ना कहीं फिर ये होता कि वो ट्रेडिंग होता तो वो कहीं ना कहीं सेल टैक्स से रिलेटेड हो जाता। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड होता तो कहीं ना कहीं वो एक्साइज में होता, तो बेटा कुछ उसमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सिंपल सा एक कंसेप्ट लाए गए। उन्होंने बोला अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी, बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर सप्लाई करती है, क्या करती है बेटा? सप्लाई करती है। अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी सप्लाई करती है तो उस सप्लाई की एक्टिविटी पे उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा, यानी जीएसटी की लेवी हो जाएगी। अच्छा सर, सर ये सप्लाई क्या है? देखिए बेटा, सप्लाई को सेक्शन 7 में डिफाइन, और वहाँ बार बार आप पूछ रहे तो मैं उसके यहाँ दो सेक्शन आपको बता दूँ सप्लाई के। एक होता है बेटा सेक्शन 7(1)(a), जिसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी कंसिडरेशन लेकर के, कंसिडरेशन का मतलब बेटा यानी आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, जिसके बदले में आप कोई ना कोई चार्ज ले रहे हो, मतलब फ्री में नहीं कर रहे हो। अगर आप कंसिडरेशन लेकर के आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस पर जीएसटी की जो लेवी है वो अट्रैक्ट आ जाएगी। अगर कोई बिजनेस एंटिटी बेटा, आप इसके अंदर ये देखिए कि जब आपको ये बोला गया और उसके बाद फिर ये बोला गया कि इसके अंदर एक शेड्यूल 1 है, ये बोला गया कि सर आप ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि सर कंसिडरेशन ना हो, तो बेटा शेड्यूल 1 एक ऐसा इस सेक्शन मतलब इस सेक्शन में बताया गया कि अभी बाद में पढ़ेंगे इन डेप्थ, बस आपको एक छोटा छोटा बता रहा हूँ क्योंकि बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शेड्यूल 1 में ये बताया गया कि अगर ये एक्टिविटी हुई और इन एक्टिविटी पे आपने कोई कंसिडरेशन, किसी भी प्रकार का कोई कंसिडरेशन नहीं भी लिया है, तो भी आप वो सप्लाई जो होगी उस सप्लाई पे आपको जीएसटी जो है पड़ेगा। क्या बात आपको समझ में आई? सर 7(1) जो है 7 तो सब बाद में पढ़ेंगे ना सर? हाँ बेटा बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, परेशान मत हो। सर
बेटा ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम मैंने आपको बताया कि ओल्ड जो है इनडायरेक्ट सिस्टम कैसा था, मैं आपको समझा ही चुका कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ट्रेडिंग होती थी, प्रोविजन ऑफ सर्विस होता था बेटा। अब ये हमारे बीच में नहीं रहे, ये फॉर्म ऑफ सप्लाई के फॉर्म में आ गए। अब वो सेल, ट्रांसफ़र, लीज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बेटा बस इसको एक ऐसे ही इमेजिनरी फॉर्म में अपनी किताब में अभी रहने दीजिए। बाद में जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तब आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बस अब आपको ये समझना है यहाँ पर इस इमेज से या इस डायग्राम से कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अब हमारे बीच में नहीं रही। इनकी जगह कहीं ना कहीं अब हमारी एक नई फॉर्म आ गई, फॉर्म ऑफ सप्लाई, जिस पर हमारा क्या लगता है बेटा, जिस पर हमारा लगता है जीएसटी। ठीक है, ठीक है सर। सर चलिए ये तो समझ में आया कि जीएसटी इज ए चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड, कि भाई जीएसटी जो है सर गुड्स और सर्विस पे लगता है। सर दूसरा पॉइंट आपने बताया कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए इसका अगला पॉइंट आप पहले पढ़िए, आपको अपने आप ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। बेटा जो जो बताता रहूँगा वो आप नोट करते चले, ठीक है। बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जीएसटी जो होता है वो कंजम्पशन टैक्स होता है। सर कंजम्पशन टैक्स क्या होता है सर, मतलब सबसे पहले ये समझिए कंजम्पशन टैक्स का मतलब ये होता है कि जो टैक्स किसी भी चीज़ के कंजम्पशन लगे, हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको जीएसटी बोलेंगे। बेटा अभी के लिए आप, बट बेटा आप ना एक टेक्निकल वर्ड्स बहुत बच्चे गलत करते हैं, उनको शायद पता नहीं होता कि या उनको जानकारी नहीं होती। बेटा जो कंजम्पशन वर्ड हम यूज़ करते हैं ना बेटा, ये कंजम्पशन वर्ड हम हाउस होल्ड एंटिटी के लिए यूज़ करते हैं सर। इसको बेटा हम बिजनेस एंटिटी के लिए यूज़ इस वर्ड को नहीं करते। तो बिजनेस एंटिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जब बिजनेस एंटिटी के लिए हम जो है वर्ड यूज़ करते हैं यूज़। मतलब अगर मान लीजिए हाउस होल्ड एंटिटी मिल्क मंगा रही है चाय बनाने के लिए, तो हम ये मानेंगे कि हाउस होल्ड एंटिटी ने उसको कंज्यूम किया। और वही मिल्क चाय बनाने के लिए बिजनेस एंटिटी मंगा रही है, तो हम ये मानेंगे कि बेटा वो दूध को बिजनेस एंटिटी अपने बिजनेस में यूज़ कर रही है ताकि अपने बिजनेस को वो रन कर सके। मतलब जो कंजम्पशन का वर्ड होता है बेटा, वो कंजम्पशन का वर्ड बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जो कंजम्पशन वर्ड होता है वो बिजनेस एंटिटी के लिए नहीं होता। ठीक है, अब सर कंज्यूम करता कौन है, अब थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करिए। कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बेटा कंज्यूम कर रहा है बेटा हमारे देश का हर छोटा बड़ा नागरिक। अब देश के जो लोग हैं या देश के जो पीपल हैं या देश के जो भी बेटा नागरिक लोग हैं, आप ये बताइए अगर ये गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि जो कंज्यूम कर रहा है ये कंजम्पशन पे ही हमको टैक्स लगाना है, तो बेटा एक तरह से फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन पे टैक्स लगा रही है और गुड्स को कंज्यूम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिक कर रहे हैं, अल्टीमेट हाउस होल्ड एंटिटीज़ कर रही हैं। तो फिर गवर्नमेंट आएगी इनसे टैक्स मांगने। एग्जाम्पल लीजिए कि आपके घर में आप सुबह सुबह गए, गुड्डे का आपने बिस्किट लिया और गुड्डे का बिस्किट लेते बेटा आपने देखा कि बिस्किट पे जीएसटी लगना था क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। और जैसे ही बिस्किट लेके आप पीछे मुड़े, देखा कि आपके जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आपके पीछे खड़े हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं सर आपने बिस्किट खरीदा इस पर जीएसटी लगे, लाइए जी। अब आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है कि हर एक नागरिक से हर एक हर एक लोगों से जीएसटी इस तरह से कलेक्ट कर पाना आसान है? क्या ये पॉसिबल है कि आप एक सामान लें, उस हर एक सामान पे आप जीएसटी सरकार को जमा करते रहें? मतलब हर एक व्यक्ति को कोई भी सामान ले, सबसे पहले सामान लेने के बाद वो व्यक्ति जो है जाए आप जीएसटी जमा कराने। बेटा तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा, सरकार तो तमाम नुकसान में चली जाएगी क्योंकि बहुत लोग करा ही नहीं पाएंगे। अभी इस प्रॉब्लम को समझते हुए जीएसटी को बेटा डायरेक्टली इनसे ना लेकर के
सरकार ने दिमाग लगाया कि इन तक माल कौन पहुंचाता है, इन तक माल पहुंचाते हैं रिटेलर। जी रिटेलर तक माल कौन पहुंचाता है, रिटेलर तक माल पहुंचाते हैं जी होलसेल। और जी होलसेलर तक माल कौन पहुंचाता है, जी होलसेलर तक माल पहुंचाते हैं जी मैन्युफैक्चर। तो सरकार ने बोला हम इनसे टैक्स टैक्स तो इन्हीं का ही होगा, टैक्स जो है वो इन्हीं का ही होगा, पर ये टैक्स हम इनसे नहीं लेंगे, हम टैक्स इस चेन में आने वाले लोगों से लेंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं, एक तो ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास एक बिजनेस, ये बिजनेस एंटिटी, ये बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास हर चीज़ का एक सिस्टम है, ये लिमिटेड भी है। यहाँ तो अनलिमिटेड लोग हैं, कितने लोग हैं पता ही नहीं, कितनी बार माल खरीदेंगे। तो हम जो है टैक्स, इनका जो टैक्स है, जो कि टैक्स इनकी जेब पे जिस टैक्स का बर्डन पड़ना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही हुआ बेटा कि जो टैक्स ये लोग तो कलेक्ट करेंगे, पर वो टैक्स का अल्टीमेट बर्डन बेटा कंज्यूमर पे पड़ेगा, क्योंकि ये कंजम्पशन टैक्स है। और ये कलेक्ट करके किसको जमा करा देंगे बेटा, गवर्नमेंट को। मतलब टैक्स निकला अब इनकी जेब से, पर अभी सीधा गवर्नमेंट को नहीं मिला। इन्होंने जब अपना माल कस्टमर को भेजा, उसी के साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी कस्टमर से ले लिया माल बेचते हुए, और वो टैक्स जो है बेटा गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब ये सिस्टम हम देखिए कि जो टैक्स गवर्नमेंट को कस्टमर से लेना था, वो टैक्स गवर्नमेंट ने कस्टमर से डायरेक्टली ना लेकर के, जो उस चैन को, उस कस्टमर को चैन के थ्रू सप्लाई कर रहे थे, उन लोगों से टैक्स को कलेक्ट किया बेटा। इसलिए इस टैक्स के सिस्टम को बोला गया बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ ये बेटा क्या है, जीएसटी जो है एक तरह का कंजम्पशन टैक्स है। और ये कंजम्पशन टैक्स क्यों है ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक है सर। सर अब ये बात समझ में आई, अब क्या पढ़ेंगे सर? बेटा अब पढ़ेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना, नोटिंग करते रहना बेटा साथ के साथ कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो जीएसटी है वो वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोला जाता है, टैक्स किस किस पॉइंट पे लगता है। बेटा वैल्यू एडेड टैक्स में देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी वैल्यू एडेड टैक्स के बेटा क्या क्या फीचर्स होते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स का पहला फीचर्स ये होता है कि टैक्स ऑन कंजम्पशन पर लगता है। दूसरा बेटा ये बिजनेस एंटिटी जो है इसको कलेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी इसको कलेक्ट करती है। एंड ये बॉन्ड मतलब बिजनेस एंटिटी पर नहीं होता, मतलब बिजनेस एंटिटी के ऊपर इसका मेन बिजनेस एंटिटी का काम होता है यहाँ पर इस टैक्स को कलेक्ट करके दे देना, मतलब इसका बर्डन जो है बिजनेस एंटिटी पर नहीं पड़ता। मैं काट रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइए कि बॉन्ड बिजनेस एंटिटी का मतलब ये हो कि बिजनेस एंटिटी पे इसका बर्डन नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ बेटा वैल्यू एडेड टैक्स में ये क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है बेटा स्टेज मैनर में होता है। सर ये सारी चीज़ें तो आपने बता ही दी ना हमको। हाँ बेटा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो जीएसटी जो होता है बेटा कंजम्पशन पे लगता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्योंकि सर अभी आपने समझाया कि कस्टमर हाउस होल्ड एंटिटी पे टैक्स लगाना चाहते हैं, और ये भी आपने बताया कि बिजनेस एंटिटी जो होती है यानी जो होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करके देते हैं, उनका बर्डन जो है गवर्नमेंट पे नहीं पड़ता, वो आगे से टैक्स को शिफ्ट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। और सर ये स्टेज मैनर में होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये इस तरह से चलता है। बेटा एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ कि स्टेज मैनर में किस तरह से चलता है, या स्टेज मैनर में अभी एक एक करके मैं आपको अलग अलग स्टेज के बारे में बता दूंगा, तो आपको वो स्टेज मैनर भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, बता दीजिए। बेटा स्टेज मैनर में ये दो तरीके होते हैं आपके, ठीक है? एक होता है सिंगल स्टेज और एक होता है और बेटा सिंगल स्टेज में का एग्जाम्पल आपको दूं तो आप एग्जाम्पल को नोट करिएगा। सिर्फ एक एक स्टेज को मैं लेके चलूंगा, उस एक एक स्टेज को आपको समझा दूंगा कि एक स्टेज में क्या था। जैसे सिंगल स्टेज में क्या होता है बेटा,
सिंगल स्टेज में ये होता है कि मैन्युफैक्चरर से माल जाता है होलसेलर को, होलसेलर से माल जाता है टेलर को, और रिटेलर से माल जाता है बेटा कंज्यूमर को। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, आपको चीज़ के बारे में पता ही है कि जब मैन्युफैक्चर कोई भी माल बनाता है या कोई भी गुड्स बनाता है तो बेटा उस गुड्स के ऊपर उसका एक एमआरपी डिफाइन। हाँ सर, एमआरपी का मतलब ये होता है कि ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस से ज़्यादा कस्टमर को पे नहीं करना है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि कस्टमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही प्राइस देना है। क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट इस स्टेज में बोलती है कि आप एक काम करिए मैन्युफैक्चरर साहब, आप अपने एमआरपी के बेस पे ही एक पहली स्टेज पे ही हमको टैक्स दे दीजिए, हम टैक्स लें, अपने घर पे जाएं। अभी हमें बाकी स्टेज पे भरोसा नहीं है, अभी आपने माल बनाया है, आप पहले ही एक स्टेज पर मतलब किसी एक सिंगल स्टेज पर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, टैक्स कलेक्ट कर लेती है। बस बेटा इसको आपको ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होता। बस आपको पता होना चाहिए था कि सिंगल स्टेज पे किस तरह से टैक्स लगता है। तो सिंगल स्टेज पे बेटा क्या है कि जैसे गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि वो एक स्टेज पे टैक्स लगाए। अब एक स्टेज पे अगर टैक्स लगाएगी बेटा तो मान लीजिए मैन्युफैक्चर से माल जो जाना है वो होल सेलर को जाना है। तो जो मैन्युफैक्चर सेल करेगा या जो भी सप्लाई करेगा वो सप्लाई बेटा किस वैल्यू पे करेगा, वो वैल्यू जो करेगा वो होल सेल प्राइस पे करेगा। तो ये होलसेल प्राइस कहीं ना कहीं बेटा जो कस्टमर को मिलने वाला प्राइस है उससे कम होगा। तो अगर कस्टमर को जिस प्राइस पे गुड्स आ रहा है, गवर्नमेंट को तो इस प्राइस पे टैक्स करना है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट को पहले ही स्टेज पे टैक्स कर देना है कंज्यूमर के लिए। मतलब आप समझिए गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमें एक सिंगल स्टेज पे टैक्स को कलेक्ट करना है, मतलब एक ही पॉइंट पे टैक्स को कलेक्ट करना है। तो इस स्टेज पे अगर टैक्स को कलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट ये जानना चाहेगी कि भाई कस्टमर को किस रेट पे माल मिल रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब कंज्यूमर से मतलब है कि कंज्यूमर को किस प्राइस पे गुड्स जो है, गुड्स या सर्विस की या गुड्स की सप्लाई मान लीजिए हो रही है। तो उसका रेट जानने के लिए उन्होंने एमआरपी को बेस बनाया। उन्होंने बोला एमआरपी एक ऐसा प्राइस है जिस प्राइस जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर को देना है, इससे ज़्यादा कस्टमर को नहीं देना। इन्होंने एमआरपी को बेस बनाया क्योंकि एमआरपी से कम प्राइस में इसको मिलेगा, एमआरपी से कम प्राइस में इसको माल मिलेगा, ताकि ये अपना मार्जिन उसमें जोड़ते चले जाएं। तो एमआरपी को बेस बना करके सिंगल स्टेज पे यानी पहले स्टेज पे इन्होंने टैक्स को चार्ज करवा दिया गवर्नमेंट, और इस टैक्स को गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। तो बेटा इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बेसिकली समझना था कि सिंगल स्टेज में क्या था, बस एक आपको आइडिया देना था कि भाई सिंगल स्टेज ऑफ टैक्स में किस तरह से काम होता है, ताकि आप उस चीज़ को, ठीक है सर समझ गए सर सिंगल स्टेज में क्या होता है। सर आप क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल स्टेज के अंदर हमें क्या देखना होता है। देखिए मल्टीपल स्टेज में आते हैं बेटा, नोट करते रहिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीपल स्टेज में बेटा दो होते हैं हमारे पास, एक ग्रोस टैक्सेशन और एक होता है बेटा बेटा वैल्यू सर। अब बेटा हम समझते हैं ग्रोस टैक्सेशन सिस्टम। जैसे फिर बात करूंगा, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने कंज्यूमर। बेटा मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को दिया होगा तो किसी एक्स प्राइस पे दिया होगा, और होलसेलर ने आर को दिया होगा तो बेटा किसी वाई प्राइस पे दिया होगा, और रिटेलर ने जब कंज्यूमर को दिया होगा तो ये किसी जेड प्राइस पे दिया होगा। तो यहाँ क्या होता है बेटा, टैक्स जो होता है जिस प्राइस पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, हम इस प्राइस पे क्या करते हैं बेटा, ग्रोस मतलब ग्रोसली इस जो भी अमाउंट पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जो अमाउंट चार्ज किया उस पे हम टैक्स को चार्ज कर लेते हैं। और होलसेलर ने रिटेलर को जिस प्राइस पे दिया यानी वाई प्राइस पे दिया तो हम वाई प्राइस पे टैक्स लगा देंगे, और रिटेलर ने कंज्यूमर को जिस प्राइस पे दिया यानी जेड प्राइस पे दिया तो जेड प्राइस पे हम टैक्स लगा लेंगे। यानी जो भी ग्रॉस अमाउंट मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से चार्ज किया, होलसेलर ने रिटेलर से चार्ज किया, रिटेलर ने कंज्यूमर से चार्ज किया, तो ग्रॉस अमाउंट पे बेटा हम टैक्स जो है वो चार्ज कर देंगे। तो इसलिए इसको बोला गया ग्रॉस टैक्सेशन
सिस्टम। जी सर। सर ग्रोस टैक्सेशन तो समझ में आया, आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे हम वैल्यू एडेड टैक्सेशन। वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम ही बेटा हमारे जीएसटी का सिस्टम है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अभी तो मैंने बस बेसिकली आपको समझा दिया कि भाई कौन से सिस्टम में क्या क्या होता है। अब वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम को अब इसको देखिएगा कि किस तरह काम करता है। चैन बेटा वही होगी, मैन्युफैक्चरर माल गया होलसेलर को, होलसेलर से माल गया बेटा रिटेलर को, और रिटेलर से अल्टीमेट गया माल। मान लीजिए जो जीएसटी है, और अभी ये मत सोचे कि स्टेट ने कितना लिया, सेंट्रल ने कितना लिया। अभी हम मान लीजिए सिंपल 10% इस पर जीएसटी लग रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया बेटा, होलसेलर को बोला कि आप क्या करिए, आप 100 रुपये मुझे दे दीजिए, प्लस में इस पे 10% जीएसटी दीजिए। टोटल इसने कितना लिया बेटा? अब वैल्यू एडेड सिस्टम में क्या होता है बेटा, वैल्यू एडेड सिस्टम में ये होता है कि इसमें भी दो तरह से काम होता है। एक होता है सब्सट्रैक्शन मेथड, पहले मैं आपको ये दोनों को बता दूं, एक सब्सट्रैक्शन मेथड होता है और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। और इन दो मेथड को आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद में बताऊं कि वैल्यू एडेड सिस्टम में क्या होता है बेटा। वैल्यू एडेड सिस्टम में भी दो मेथड होते हैं हमारे, एक होता है सब्सट्रैक्शन मेथड, एक होता है इनपुट क्रेडिट। सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है बेटा, सब्सट्रैक्शन मेथड में ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने माल दिया होलसेलर, तो होलसेलर क्या करता है बेटा, अपने सेल प्राइस में से अपने परचेज प्राइस को माइनस करता है, और उसके बाद जो भी उसका वैल्यू एडिशन आता है, उस वैल्यू एडिशन पे बेटा वो क्या करता है, जीएसटी लगा देता है। ये होता है सब्सट्रैक्शन में। यानी यहाँ पर आप समझेंगे कि होलसेलर के पॉइंट से समझिए, फिर मैं आपको मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से बता दूंगा। होलसेलर ने क्या किया, 100 रुपये का लिया, 100 रुपये का लेते समय बेटा क्या किया, होलसेलर ने 100 रुपये का माल खरीद के उसमें अपना 15 रुपये का मार्जिन जमा किया, और 15 रुपये का मार्जिन जमा करके बेटा रिटेलर को बेच दिया 115 का, और उस पर अब 10% जीएसटी लगाया। 10% जीएसटी लगा बेटा 11.50, और टोटल ये हुआ बेटा आपका 126 अब इसमें कई सवाल आपके एक साथ आएंगे कि सर इस होलसेलर को तो ये गुड्स 110 का पड़ा, और 15 रुपये अगर मान लो उसने मार्जिन लिया तो उसकी लागत तो सर 125 होगी ना, 115 तो नहीं होगी बेटा। जो टैक्स क्रेडिट मेथड है या जो सब्सट्रैक्शन मेथड है वो ये कहता है, ये पॉइंट को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करिए। वो ये कहता है कि जो होलसेलर है ये जो अपने यहाँ सेल कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है, उस सेल पे इसको जो जीएसटी बन रहा है इसका 10%, 11.50 रुपये, उस जीएसटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने कोई जीएसटी पेड कर दिया है ऑलरेडी, उस जीएसटी का आप क्रेडिट ले लीजिए। कहीं ना कहीं वो आप उसको अपनी कॉस्ट में मत जोड़िए, वो क्या करिए, आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। क्रेडिट लेने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी जो लाइबिलिटी, क्योंकि होलसेलर की बेटा, होलसेलर ने आपने रिटेलर से कितने रुपए लिए, 115 रुपये तो गुड्स के लिए, 11.50 रुपये जीएसटी के लिए। तो यहाँ पर होलसेलर को ये बोला गया, आपने जो 11.50 रुपये जो आपको जीएसटी के हमको देने हैं, उसमें से आप हमको ऑलरेडी 10 रुपये दे चुके हैं,
तो ये आप ये मानेंगे जो आपने 10 रुपये ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब आपको हमको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया 50 पैसा ही देना है। यानी जो वैल्यू एडिशन हुई, जितना वैल्यू एडिशन, बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वैल्यू एडिशन यहाँ कितनी हुई। वैल्यू एडिशन जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन बेटा जितनी हुई उतनी ही वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लिया। यानी 100 रुपये से वैल्यू एडिशन कितनी हुई गुड्स के अंदर, जीएसटी की वैल्यू एडिशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर गुड्स की वैल्यू एडिशन की बात करें कि 100 रुपये से जितनी वैल्यू एडिशन हुई यानी 15 रुपये पे गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, 10% टैक्स लिया, यानी 1.5 रुपये। अब इसी को बेटा सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए सब्सट्रैक्शन मेथड क्या बोलता है कि आप वैल्यू एडिशन निकालिए। वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, सेल प्राइस यानी 115 माइनस आपका परचेज प्राइस यानी 100 रुपये, आपका वैल्यू एडिशन आ जाएगा यानी 15 रुपये, उस पर जीएसटी रेट लगा दीजिए 10%, तो ये आपका आ गया 1.5 रुपया जीएसटी जो आपको देना है। ठीक है, अब जो मेथड बेटा हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो मेथड होता है बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड। तो सर अभी तक आप ये सब क्यों पढ़ा रहे थे जब इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज, बेटा मैंने आपको फिर बताया ना, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझाना, आपके कंसेप्ट को बिल्कुल से क्लियर करना। तो अब बेटा जो हमारे जीएसटी में हम जिस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस मेथड को बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड को बोला जाता है। उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेथड का मतलब ये है कि आप हर एक स्टेज पे जितना जितना जीएसटी लेंगे उतना उतना जीएसटी आपने जो परचेज पे दे रखा है वो परचेज पे आप जीएसटी पेड कर दीजिए, वो माइनस कर दीजिए, बचे हुए जीएसटी को आप गवर्नमेंट को जमा करा। बेटा एक बार फिर से आप मैं पूरी चेन को एक बार आपको समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर ने बेटा 100 रुपये का गुड्स बनाया एट द रेट 10% के साथ, उसने 100 रुपये का गुड्स बेचा, सॉरी होलसेलर को 10% के जीएसटी के साथ, और ये गुड्स बेटा 110 का पड़ा होलसेलर के पास। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर अपने यहाँ बेटा एंट्री मारेगा परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, इनपुट जीएसटी क्रेडिट, क्योंकि ये जो है 10 रुपये बेटा इसकी कॉस्ट नहीं है, 10 रुपये का इसको क्रेडिट मिला है, मतलब आने वाले समय में जब इसको जीएसटी पेड करना होगा तो ये उस जीएसटी से उसको एडजस्ट कर लेगा 10 टू वेंडर्स अकाउंट। सर ये तो आपकी बात होलसेलर वाली समझ में आई, पर सर यहाँ ये बताइए मैन्युफैक्चर कितना टैक्स पे, क्या मैन्युफैक्चर ने भी पीछे कुछ परचेज कर रखा है क्या? बेटा हम ये मान रहे हैं कि मैन्युफैक्चर ने कोई ऐसी आइटम परचेज करी है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चर वो आइटम को यूज़ करके गुड्स बना रहा है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर आइटम पे क्या होता है बेटा, जीएसटी नहीं लगता। तो जब जिस पे जो आइटम इसने परचेज करी उस पर जीएसटी लगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जब 10 रुपये का जीएसटी देना होगा सरकार को और वो देखेगा कि मैं परचेज करते समय मैंने ऐसी आइटम खरीदी है जिस पे जीएसटी नील है, यानी जीएसटी लगा ही नहीं, तो मुझे सरकार को कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, पूरे 10 रुपये। तो मैन्युफैक्चर के पास बेटा मैन्युफैक्चर के द्वारा सरकार के पास कितने रुपए पहुंच जाएंगे सर, 10 रुपये। अब बात आती है होलसेलर। होलसेलर ने बेटा टोटल 110 रुपये दिए, ठीक है, टोटल इसने 110 रुपये दिए, जिसके बदले में 100 रुपये गुड्स के दिए और 10 रुपये इसने जीएसटी। अब होलसेलर ने बेटा रिटेलर को क्या किया, इसमें अपना 20 रुपये का मार्जिन जोड़ के रिटेलर को बेच दिया। यानी रिटेलर को कितने का बेचा बेटा, 20 का अगर मार्जिन जोड़ा, 110 इसकी लागत थी, 130 का इसने बेचा, 10% इस पर जीएसटी लगता है, तो यानी 13 रुपये का जीएसटी लगा बेटा। टोटल 143 रुपये इसने किससे चार्ज किए, रिटेलर से। और सरकार को जीएसटी जो जमा कराया, सरकार को जीएसटी जमा कराया बेटा, 13 रुपये इसने रिटेलर से कलेक्ट किए, 10 रुपये ये मैन्युफैक्चर को ऑलरेडी देके आया हुआ था, यानी पर सेल पे जितना जीएसटी उसका बना, परचेज पे जितना इसने जीएसटी दिया, वो माइनस करने के बाद जितना रिमेनिंग जीएसटी बचा
यानी होल सेलर की तरफ से बेटा कितना जीएसटी पहुंच गया सरकार के पास? 3 रुपये। जी सर। और अब आप ध्यान देंगे तो रिटेलर के पास अब ये गुड्स कितने का पहुंचा बेटा? रिटेलर के पास पहुंचा बेटा ये गुड्स 143 रुपये का, जिसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूं तो 130 रुपये तो उसकी लागत हुई और 13 रुपये उसने जीएसटी के दिए, जो कि उसको क्रेडिट मिल जाए। अब इसने भी भैया क्या किया, इसने भी 20 रुपये का मार्जिन लेकर के, यानी 120 रुपये का मार्जिन लेकर के, यानी 150 का, यानी 130 की इसकी खरीद थी, 13 रुपये जो इसने पेड किए थे तो इनपुट के पेड किए थे, वो तो इसको क्रेडिट मिल ही जाएगा। 150 रुपये का कस्टमर को बेचा, उस पर बेटा 10% जीएसटी लगाया, यानी 15 रुपये जीएसटी लगाया, टोटल 165 रुपये कस्टमर की जेब से गए। कस्टमर की जेब से कितने गए बेटा? सॉरी, कस्टमर की जेब से 165 रुपये गए और अब ये गवर्नमेंट के पास जाएगा। 15 रुपये इसने कस्टमर से कलेक्ट किए, 13 ये ऑलरेडी रिटेलर को दे के आ रहा था, वो सॉरी होलसेलर को इसने दिए। 2 रुपये जो है ये क्या करेगा, सरकार के पास जमा कराए। अब थोड़ा सा यहाँ बेटा आप ध्यान ये दीजिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कस्टमर के पास गुड्स कितने का पहुंचा सर? कस्टमर के पास गुड्स पहुंचा 150 रुपये और उस गुड्स पे जीएसटी कितना था सर? 10%। अगर कस्टमर के पास 150 का गुड्स पहुंचा और 10% जीएसटी था, अगर मान लो कोई भी चैन में कुछ ना होता तो सरकार कस्टमर से कितना जीएसटी मांगने आती? सरकार बोलती भाई कस्टमर तूने कितने रुपए का गुड्स लिया? सर कस्टमर कहता 150 रुपये का, तो सरकार कहती इस पर 10% जीएसटी भी लगेगा। तो कस्टमर बोलता सर कितना रुपया लगा हुआ? फिर बोले सरकार बोलती 15 रुपये जीएसटी हुआ और अब तो मुझे 165 रुपये, यानी कस्टमर से जो सरकार को 15 रुपये कलेक्ट करने थे, अब ये देखिए कि इनडायरेक्ट वे में 10 रुपये, 3 रुपये प्लस 2 रुपये चैन में आकर के सरकार ने वो 15 रुपये चैन के माध्यम से, उस सिस्टमेटिक माध्यम से, वैल्यू एडिड टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से वो कलेक्ट कर लिए। बेटा इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा बेहतरीन माना गया था, इसी वजह से इस सिस्टम को जीएसटी के लिए अप्रूव किया गया और इस सिस्टम को ही माना गया कि कहीं ना कहीं सिस्टम से जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। बड़ी कैलकुलेशंस के बाद बेटा इस कैलकुलेशन को अप्रूव किया गया था जब ये आया था। तो कहीं ना कहीं बेसिकली अब उसकी इतनी हिस्ट्री में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि कस्टमर से सरकार को जो टैक्स लेना था वो सरकार ने इनडायरेक्ट वे में वैल्यू एडेड सिस्टम के बेस थ्रू सरकार ने उतना टैक्स कस्टमर से ले लिया। ठीक है सर, ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। अब पढ़ते हैं बेटा कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या हुआ बेटा? अब ये पढ़ेंगे कि जो जीएसटी जो है, तो अब आगे पढ़ेंगे कि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो सर उसके लिए क्या करना होगा बेटा? ये सब सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, दे रहा हूँ। बेटा आज अभी इतना ही पढ़ेंगे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को कंप्लीट कर देंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के बाद जो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जीएसटी का वो फटाफट निपटा देंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बाकी आगे टेक्निकल चीज़ों को और समझेंगे। बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये हुआ सर कि मान लीजिए ये हमारा महान सुंदर भारत है, यहाँ इंडिया में बाहर से कोई गुड्स आया तो इसका ओरिजिन पॉइंट तो इंडिया के बाहर हुआ बेटा, और डेस्टिनेशन बेटा इंडिया के अंदर। ठीक ठीक है सर, समझ में आया बेटा, पूरा नहीं लिखा, समझ जाइए, ऐसा समझ। बेटा गुड्स का ओरिजिन कहाँ हुआ? इंडिया के बाहर, और गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ हुआ? इंडिया के अंदर। अब बेटा ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि इस गुड्स पे, इस सप्लाई पे टैक्स कहाँ लगेगा? ओरिजिन पॉइंट पे लगेगा या डेस्टिनेशन पॉइंट पे लगेगा? कहाँ लगेगा, ये बड़ा टेंशन। और इसी तरह मान लीजिए इंडिया से बाहर अगर माल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट तो इंडिया हो जाएगा,
तो डेस्टिनेशन पॉइंट आउट ऑफ इंडिया हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ये एक बेटा बड़ा टेक्निकल मुद्दा जीएसटी में आया और उसमें ये सोचा गया कि भैया जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखें या ओरिजिन बेस्ड टैक्स रखें। तो एक पॉइंट तो बेटा आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा क्लिक हो भी रहा होगा। ये बताइए जीएसटी जो है वो कौन सा टैक्स है? जीएसटी ये बेटा कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन कहाँ होता है? ओरिजिन पॉइंट पे गुड्स को कंज्यूम किया जाता है या डेस्टिनेशन पॉइंट पे कंज्यूम किया जाता है? सर उसको तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे कंज्यूम किया जाएगा। तो जहाँ से अभी बना ही है वहाँ थोड़ी ना कंज्यूम होगा, तो जहाँ वो पहुँचेगा वहाँ वो कंज्यूम होगा। हाँ बेटा, पहली चीज़ बेटा, क्योंकि ये कंजम्पशन टैक्स है इस वजह से ये माना गया कि जीएसटी को बेटा हम डेस्टिनेशन बेस पे टैक्स लगाएंगे। प्लस में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये देखा गया कि भाई बाकी वर्ल्ड में जीएसटी को किस तरह से फेवर किया जा रहा है। जैसे मानिए अगर इंडिया ये बोले अपनी मन से कि भैया जो है ओरिजिन बेस्ड टैक्स हो जाएगा, जीएसटी को ओरिजिन बेस्ड टैक्स मानेंगे। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब ये हो गया कि जहाँ जिस कंट्री में वो ओरिजिनेट हुआ है वहीं टैक्स लगेगा। और ये कंट्री बोले कि भैया हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाएंगे, तो ये कंट्री क्या करेगी, अपने गुड्स को यहाँ पर बगैर टैक्स लगाए ही इंडिया भेज देगी, क्योंकि ये बोलेगी कि गुड्स का डेस्टिनेशन पॉइंट इंडिया है और इंडिया में इस पर टैक्स लगेगा। अब इंडिया का कानून क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं लगता, हमारे यहाँ टैक्स जो लगेगा वो डेस्टिनेशन बेस्ड। अब देखिए तो अब होगा क्या बेटा, यानी ठीक है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा। अब यहाँ ये हुआ कि बेटा इन्होंने उल्टा बताया, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा। अब सॉरी मैंने गलत बता दिया, दोबारा सुनिएगा। मान लीजिए जहाँ जिस कंट्री से माल जा रहा है उस कंट्री ने ये नियम बनाया कि हमारे यहाँ जो है वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगेगा, और इंडिया ने बोला हमारे यहाँ जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगेगा। मतलब दोनों ने बेटा उल्टा सिस्टम बनाया। अब क्या होगा कि जब इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा होगा तो जहाँ ये ओरिजिन हुआ उस जगह भी इस गुड्स पे टैक्स लग जाएगा, और जैसे इंडिया यानी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेगा इंडिया भी उस गुड्स पे टैक्स लगा देगी। कहीं ना कहीं एक ही गुड्स पे बार बार टैक्स लगेगा तो उस पर क्या होगा बेटा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा और कहीं ना कहीं वो कस्टमर के लिए बड़ा गलत हो जाएगा। इसलिए ये भी देखा गया कि वर्ल्ड वाइड एक ही सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ओरिजिन बेस्ड सिस्टम हो चाहे डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम हो। तो बेटा ये देखा गया कि बाकी देश में भी जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस पे यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से जीएसटी को इंडिया में डेस्टिनेशन बेस पे लगाया गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर, ये बात समझ। अब बेटा जब ये बात समझ में आई तो इस बात में एक बात आपको ये बताइए कि अब जब इंडिया से बाहर कोई माल इंडिया आएगा, इंडिया से बाहर जब कोई माल इंडिया आएगा, कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी बेटा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाए तो इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे क्या लगाने की बात चल रही है सर, इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लगेगा सर जीएसटी। और सर जो जीएसटी लगेगा, जीएसटी कौन कौन लगाता है सर, आर्टिकल 246A में हमने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि सर जीएसटी सीजीएसटी सेंट्रल भी लगाती है और एसजीएसटी स्टेट भी लगाती है। सर यहाँ पर एक आर्टिकल और हमारा आ जाएगा, आर्टिकल 286। आपने 246A पढ़ा था तो वहाँ आपने ये देखा था कि वहाँ पर आर्टिकल 286 को ओवर रूल नहीं किया। आर्टिकल 286 में ये बात की गई है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगा उस लॉ की पावर, उस लॉ को लगाने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के। और बेटा लॉजिकली ये बात आप इसलिए भी समझिए, बात बताइए, कभी कोई भी गुड्स इंपोर्ट होता है आपने यही पढ़ा है भाई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, कभी आप ये पढ़ते हैं कि गुड्स महाराष्ट्र में इंपोर्ट हो रहा है। ये तो हो सकता है कि वह गुड्स महाराष्ट्र के पोर्ट पे इंपोर्ट हो रहा है, पर ये नहीं होता बेटा कि गुड्स महाराष्ट्र में इंपोर्ट हो रहा है। ये होता है गुड्स कहीं ना कहीं इंडिया में इंपोर्ट। अब जब बात इंडिया में इंपोर्ट होने की आती है तो कहीं ना कहीं वो बात सेंट्रल की हो जाती है, और सेंट्रल की बात होती है तो अब बात ये आएगी कि अगर इंपोर्ट से रिलेटेड, अगर इंपोर्ट पे जो जीएसटी लगेगा
उससे रिलेटेड पावर बेटा सेंट्रल के पास जाएगी। सर ये तो फिर सेंट्रल मजे ले जाएगी, सेंट्रल पे सारा जीएसटी रख लेगी। नहीं बेटा, फिर इसमें साथ के साथ ये कानून भी बनाएगा कि ये जो आईजीएसटी, अब सर सुनिए, सेंट्रल मजे ले जाएगी, सेंट्रल मजे ले जाएगी और सर इस पे सारा जीएसटी अब सीजीएसटी लगा देगी सेंट्रल, और सारा अपने पास रखेगी। नहीं बेटा, इसमें अब सीजीएसटी नहीं लगेगी। यहाँ एक नया जीएसटी एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया आईजीएसटी का मतलब ये होगा बेटा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं सीजीएसटी भी जुड़ा है और एसजीएसटी भी जुड़ा है। लगा तो बेटा सेंट्रल ही रही है, पर इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का ही शेयर जुड़ा है। और इसमें बेटा जो शेयर स्टेट का है वो स्टेट तक पहुंच जाएगा। वो कैसे पहुंचेगा वहाँ अभी आपको नहीं जाना, आपको ये समझना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो आईजीएसटी लग रहा है वो आईजीएसटी बेटा इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी को दोनों को मिला करके उसकी पावर सेंट्रल के पास दी गई, और सेंट्रल अब वो टैक्स लगाती है, ताकि ये जो है बेटा अगर कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट हो तो उस पर जो इंडिया के अंदर टैक्स लग रहा है, वही जैसे इंडिया में उस वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में जो टैक्स लग रहा है, उन टैक्स को मिला करके आईजीएसटी बनाया गया। और आईजीएसटी जो है बेटा वो इंपोर्ट पे लगेगा, और एक नया एक्ट बनाया गया आईजीएसटी एक्ट, जो कि इसको बेटा डील करेगा। ठीक है, तो सर एक्सपोर्ट के केस में क्या हुआ बेटा? एक्सपोर्ट के केस में इंडिया हमेशा से, आप जानते हो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। तो एक्सपोर्ट के केस में एक सेक्शन है, सेक्शन हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, एक सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 के अंदर बेटा ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में अगर कुछ प्रोसीजर वगैरह आप यूज़ कर लोगे, कुछ चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मान लोगे, तो उस केस में आप जो है वो अभी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अभी आपको कुछ समझना नहीं, बस ये मानना है कि एक्सपोर्ट पे वो आईजीएसटी को हटा दिया गया। ठीक है सर ये सब बात है तो बहुत मेहनत लगी सर, कुल ऐसा लग रहा है सर दर्द होने लगा। सर कुछ भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही मैंने कोशिश नहीं की है कि हमारी क्लासेस बड़ी हों, बहुत सिंपल सी चीज़ों को लेके चला हूँ। बस एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। ये तो बेटा बात हुई थी हमारी दो देश की, मतलब इंडिया से बाहर से जब माल आ रहा है तब वहाँ पर एक आईजीएसटी एक्ट लगेगा। अब बात करते हैं बेटा, मान लीजिए राजस्थान की और हरियाणा। बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिर्फ देसी भाषा में समझना। ये समझना बेटा कि मान लो राजस्थान से एक माल, ऐसा तो हो सकता है ना कि वो हरियाणा में बेचा जाए? जी सर हो सकता है। अब मान लो कि राजस्थान से एक माल गया, 100 रुपये का बेचा गया, और उस पर 10 रुपये जीएसटी लगा, इसमें से 5 रुपये एसजीएसटी लगा, 5 रुपये जीएसटी लग के ये माल हरियाणा में आ गया। ठीक है, और हरियाणा वाले ने क्या किया, इस पे 100 रुपये पे 10 रुपये जीएसटी दे दिया। और हरियाणा वाले ने क्या किया, अब ये माल फर्दर हरियाणा के अंदर ही 120 रुपये का बेचा, और अब इस पर 12 रुपये जीएसटी लगा, जिस पे बेटा 6 रुपये एसजीएसटी लगा और 6 रुपये सीजीएसटी लगा। बेटा थोड़ा आराम से और तेजी से पकड़ना इस बात को। तो 6 रुपये क्या लगा, सीजीएसटी। अब क्या होगा बेटा, हरियाणा का ये जो व्यापारी है, जो एसजीएसटी 6 रुपये को मतलब इसने देने थे, वो क्या करेगा, इसका क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि इसने अपने बिल पे देखेगा कि मैंने 5 रुपये ऑलरेडी जो है एसजीएसटी में पे कर रखे हैं, तो ये बेटा सेट ऑफ करने जाएगा। जैसे सेट ऑफ करने जाएगा कि 6 में से 5 रुपये तो जीएसटी के में माइनस करके 1 रुपये ही मुझे सरकार को जमा करना है। वहीं हरियाणा गवर्नमेंट उससे एक सवाल पूछेगी, ये बता बेटा कि जो 5 रुपये तूने जीएसटी दिए हरियाणा गवर्नमेंट को दिए? ये बोलेगा नहीं साहब, हमने राजस्थान गवर्नमेंट के पास गया है। तो बेटा जब राजस्थान गवर्नमेंट को दिए तो राजस्थान गवर्नमेंट से जाकर के पैसे लेना, हम नहीं देंगे इसका क्रेडिट। अब ये कहता अच्छा चलिए आप तो नहीं दे रहे, सेंट्रल वाले आप बताओ। सेंट्रल वाले बोलेंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे क्रेडिट ले सकते हो, क्योंकि सेंट्रल राजस्थान में भी सेंट्रल ही बैठी है, हरियाणा में भी सेंट्रल वही है, तो सेंट्रल तो बेटा सब जगह सेंट्रल ही है, तो वो तो दे देगी अपना इनपुट 1 रुपये का मतलब। पर कहीं ना कहीं स्टेट के मैटर में ये बात फंस गई।
बात ये फंस गई कि भाई हरियाणा क्यों दे इनपुट, हरियाणा कहे कि भाई मेरा खजाना क्यों खाली कर रहे हो, आप दूसरी स्टेट का खजाना भर रहे हो, मेरा खजाना खाली कर रहे हो, ये मतभेद हुआ। तो बेटा इस मतभेद को खत्म करने के लिए बोला गया कि अब आगे से जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी, उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी आईजीएसटी ही लगेगा। और आईजीएसटी जब भी कोई भी मतलब इंटरनेशनल नहीं, सॉरी बेटा, जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होंगी, मतलब राजस्थान से माल जब हरियाणा जाएगा तो इस पे अब क्या होगा, राजस्थान का व्यापारी हरियाणा वाले व्यापारी से 100 रुपये प्लस में 10 रुपये आईजीएसटी कलेक्ट करेगा टोटल। और ये 10 रुपये बेटा आईजीएसटी जो है ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और कहीं ना कहीं इस आईजीएसटी में बेटा दो पार्ट आपको समझ में आ ही रहेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड है, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही जुड़े हुए हैं। और ये क्या होता है बेटा, लोग बता ही दे रहा हूँ आपको, ये जो स्टेट वाला पार्ट है अब ये क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को दे देगी। जिस गुड जहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पर ये पैसा मिल जाएगा। अब ये व्यापारी फर्दर जब हरियाणा में माल बेचेगा तो हरियाणा में, अब देखिए अब ये जो टैक्स का पैसा हरियाणा गवर्नमेंट के पास आ गया है, तो अब बेटा हरियाणा गवर्नमेंट इसका इनपुट इसको मैनेज करा देगी। तो यानी कहीं ना कहीं इस पैसे को आईजीएसटी के थ्रू रोटेट किया गया। तो बेटा बेसिकली ये तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, बेसिकली आपको इतना समझना है, जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होंगी, जबकि विद इन स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होंगी, तो जो भी सप्लाई होगी उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और जब ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होंगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होंगी, तो बेटा वहाँ पर आईजीएसटी एक्ट लगेगा। आईजीएसटी एक्ट को भी आने वाले टाइम में जो थोड़े बहुत उनके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बेटा मैंने आपको सब समझा दिया। आईजीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, उसमें दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल थी, कोशिश किया मैंने थोड़ा सा इजी वे में आप लोगों को समझाने की। और बेटा आप खूब मेहनत लगा के पढ़िए, खूब जान लगा के पढ़िए, क्लासेस तेज़ी से आएंगी, आप तेज़ी से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। आज के लिए बेटा इतना ही। नोट्स आपको वही टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी क्लास अच्छी लगे तो बेटा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी इस छोटी सी मुहिम को पहुंचा सकें। ठीक है, ठीक है सर। बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।